everyone, welcome to the Learner's House. So in this video, we will do probability distribution in R. So probability distribution से पहले जो भी videos हमने R में करी हैं, those were just basics, except that random number simulation and loop जो इसी में हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, वो अलग से नहीं आता, वो इस चैप्टर के बीच में ही कहीं से आता है, ठीक है। जो थ्योरी है उसमें हम रैंडम वेरिएबल से हमने स्टार्ट किया था। रैंडम वेरिएबल वाज वेरी बेसिक, उसका वो जो है वो हमने बस थ्योरी का एक बेसिक पार्ट पढ़ा था। तो उसका जो आर पार्ट है वो नहीं है, मतलब जैसे पीडीएफ सीडीएफ वो सब हम एक तरीके से पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ही, ठीक है। जो आर पार्ट है हमारा वो कोर्स के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आज की वीडियो में हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ा है यूनिफॉर्म, फिर हमने पढ़ा है बाइनोमियल, फिर हमने पढ़ा है ज्योमेट्रिक, ठीक है, फिर हमने पढ़ा है नेगेटिव बाइनोमियल 1 and 2। ज्योमेट्रिक में भी हम टाइप 1 एंड टाइप 2 देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने नेगेटिव बाइनोमियल में टाइप 1 टाइप 2 देखा था, वैसे हम ज्योमेट्रिक में भी आर में देखेंगे कि टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा है। इसके अलावा हमने जो है हाइपर ज्योमेट्रिक भी पढ़ा है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी स्टडीड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन आवर थ्योरी पार्ट। इस वीडियो में हम इन सारी डिस्ट्रीब्यूशन को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे, जो रह जाएगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अगर हमने कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है तो हमने उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ी है पहले देखते हैं। हमने पढ़ा है पीडीएफ, ठीक है, वी स्टडीड सीडीएफ और मीन, वेरिएंस, ठीक है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन और कुछ चीज़ें हैं जो हमने थ्योरी में अभी तक तो नहीं पढ़ी हैं, बट इन फ्यूचर पढ़ेंगे थ्योरी में भी, और आर में हम उसको अभी कर लेंगे, जैसे कि मीडियन, क्वार्टाइल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मतलब ये सब हम हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे। पहले जैसे सपोज हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हम पहले उसका पीडीएफ पढ़ेंगे, फिर सीडीएफ, फिर मीन, फिर वेरिएंस। ऐसे करके हम सारी चीज़ें हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ेंगे, ऑर्डर सेम रहेगा। अगर शुरू की 2 डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गई, तो उसके बाद आप देखोगे कि बाकी सब पहली वाली डिस्ट्रीब्यूशन से सेम ही है, तो हमें कुछ नया काम जो है वो नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आपको स्टार्टिंग की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ आ जाती है तो उसके बाद यू कैन डू दैट। सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें भी देखेंगे, वो भी लिख लेते हैं। पहले बार प्लॉट देखेंगे हम, वी विल सी हिस्टोग्राम एंड वी विल सी हेयर ग्राफ्स, पीडीएफ के, सीडीएफ के। उसके बाद और क्या क्या हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। देयर इज़ लॉट मोर देन द थ्योरी पार्ट। फ्रीक्वेंसी टेबल के बाद हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटीज़ निकालना सीखेंगे, ठीक है, और एम्पिरिकल वैल्यूज़, जिसमें एम्पिरिकल मीन, मीडियन, ये सब आता है, ठीक है। ये सब भी हम पढ़ेंगे और तभी समझेंगे कि ये सब क्या होता है। सबसे पहले सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब सपोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एक सैम्पल है, जिस सैम्पल को हमने सेव करा एस में, ठीक है। दिस इज जस्ट अ सैम्पल स्पेस। ये किस चीज़ का सैम्पल स्पेस है, हम क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें उस पर नहीं जाना, हम बस एक सैम्पल स्पेस लिख रहे हैं जो 0 से 36 तक जा रहा है, ठीक है। और बाय इनका 1 है, यानी कि हर वैल्यू 1 के गैप में आ रही है, तो हम उसको इस तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं। ऐसा हमने RB6 की सीक्वेंस वाली वीडियो में देखा था। तो अगर हम इसको रन करेंगे, वी विल सी कि एस में क्या हुआ, 1 से लेके 37 तक, यानी कि टोटल 37 वैल्यूज सेव हो गई, जो 0 से स्टार्ट होके 36 तक जा रहा है, क्योंकि 2 हमारा कितना है, 36 है, ठीक है। तो एस में ही हमने ये वैल्यूज सेव कर दी। अब सपोज नाउ दिस इज, सपोज हम कह देते हैं कि ये जो एस है हमारा, ये क्या फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक,
कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ ले रहा है, ये 0 से 36 तक की वैल्यूज़ ले रहा है, ठीक है। तो वी आर सेइंग कि ये एस क्या फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म 0,36। इसका क्या मतलब है कि हर पॉइंट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बिल्कुल सेम है। सो सपोज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी एस इज लेस देन 14, सपोज वी वांट टू कैलकुलेट दिस। सो हमारे पास अभी क्या है कि एस की वैल्यू सेव है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम प्रोबेबिलिटीज निकालते थे तो हम उसके लिए मतलब हम बस ऐसे ही लिख देते थे 1 बाय, जैसे हर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 37 पॉइंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है ये प्रोबेबिलिटीज लिख लेते थे। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि s 14 से छोटा हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेंथ s, यानी कि हमें वो s दे दो जो 14 से क्या है, छोटे हैं। अगर हम लेंथ और ये जो ये वाले ब्रैकेट्स हैं, अगर हम ये नहीं लगाते और सिर्फ इतना पार्ट, ये जो सिलेक्टेड पार्ट है, सिर्फ इतना पार्ट अगर हम लिखते हैं, तो ये क्या करेगा, ये हमें वो वैल्यूज दे देगा जो 14 से छोटी हैं। हम उसका काउंट चाहते हैं कि कितनी वैल्यूज 14 से छोटी है, तो वो हमें लेंथ दे देगा। तो अगर हम इसको रन करें तो हमने देखा कि 14 वैल्यूज है जो 14 से छोटी है, दैट्स ऑब्वियस 0 से 13 तक की वैल्यूज हैं जो 14 से छोटी हैं। नाउ वी वांट इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बाकी डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा सा अलग है, वहाँ पर हम कमांड्स जो है रखते हैं और कमांड रन करने से क्या होता है कि हमें प्रोबेबिलिटीज मिल जाती हैं। पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम सब कुछ स्क्रैच से करते हैं। स्क्रैच से मतलब है कि आप हर कुछ सब कुछ खुद से ही कोड करोगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, लेंथ ऑफ एस से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम क्या है, वो एस जो 14 से छोटे हैं, और टोटल आउटकम्स क्या है, टोटल एस हमारा, ठीक है। तो अगर हम इसको रन कर दें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 0.3783784, यानी कि हर वैल्यू के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0.3783784, ठीक है। सो इसके बाद सपोज वी वांट कि आप क्या करो, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो। सपोज हम चाहते हैं कि s जो है वो 8 के इक्वल हो या 8 से बड़ा हो, हमें ये प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसको भी हम कुछ इसी तरीके से लिखेंगे। तो पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर हम इसी में चेंज कर देंगे, ठीक है। सो वी विल पेस्ट इट हेयर। अब हम क्या चाहते हैं कि 8 क्या हो, 8 या 8 से बड़ा हो, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे, 8, यानी कि वो s दे दो जो 8 से बड़े हैं और उसको टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, उन s की जो 8 से क्या है, बड़े हैं, ठीक है। सो दिस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो इस तरीके से वी आर मूविंग फर्दर। नाउ अब हमने देख लिया कि हम लेस देन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, तो प्रोबेबिलिटी निकालने वाला काम हमें आ गया। सो अब हम एक काम करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। तो टेबल के लिए जस्ट वी विल राइट टेबल, एंड किसका टेबल बनाना है, एस का बनाना है। तो इसको हम इस तरीके से रन कर देंगे। तो हम देखेंगे कि वी ऑलरेडी नो, हमने ही ये वैल्यू सेव करी है, तो हमें पता है कि हर वैल्यू एक एक बार ही आई है। हमने 0 से 36 तक सारी वैल्यूज को लिखा है, पर एक एक बार ही तो लिखा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बना के दे दिया, जिसमें उसने लिखा 0 कितनी बार आया, 1 बार आया, फिर 1 कितनी बार आया, 1 बार, 2 कितनी बार आया, 1 बार, ऐसे सो ऑन। कहाँ तक गए हम, 36 तक गए, और सारी वैल्यूज कितनी कितनी बार आ रही है, 1 बार आ रही है। सो दिस वॉज द फ्रीक्वेंसी टेबल। अब सपोज हम हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, HIST, हिस्टोग्राम किसका बना दो, S का हिस्टोग्राम हमें बना के दे दो। बट ऑलवेज रिमेंबर, सो हिस्टोग्राम तो हम बना रहे हैं, बट हिस्टोग्राम अगर सिर्फ ऐसे रन करें, सो इस हिस्टोग्राम से हम कुछ भी नहीं समझ सकते। तो ऑलवेज रिमेंबर टू अप्लाई ब्रेक्स। सो हम हमेशा ब्रेक्स अप्लाई करेंगे। ब्रेक्स कैसे अप्लाई करते हैं, ये आर बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताया होगा। सो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले यू हैव टू राइट ब्रेक्स इक्वल टू, देन ब्रैकेट, सो दीज आर द ब्रैकेट्स। नाउ जो आपका वेरिएबल है जो है एस हमारा यहाँ पर, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 36 तक जा रहा है। तो आपको क्या करना है, 0 में 0.5 माइनस कर दो, -0.5,
और 36 तक जा रहा है तो आप 36.5 भी लिख सकते हो, 40.5 भी लिख सकते हो, 38.5 भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंगली यू कैन राइट दैट डाउन। ठीक है, तो सपोज हम इस तरीके से अगर लिख रहे हैं और रन करें, सो यहाँ पर एक चीज़ और आती है, ब्रैकेट्स, सॉरी कॉमा नहीं आएगा, कॉलन आएगा यहाँ पर लाइक दिस। ठीक है, सो अब हम इसको रन करेंगे। सो नाउ वी कैन क्लियरली सी कौन सी वैल्यू जो है कि कैसे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हर वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब दैट इज यहाँ पर बिल्कुल सेम आ रही है। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है? सो दिस इज सेइंग अस कि हर वैल्यू एक एक बार आ रही है, 0 फिर 1 फिर 2 एंड सो ऑन, सब वैल्यू एक एक बार आ रही है, विच वी ऑब्वियसली नो, क्योंकि हमने ही एस जनरेट करा है, एंड वी नो कि हर वैल्यू कितनी कितनी बार आ रही है, एक एक बार आ रही है। ठीक है, इसके बाद और क्या देखना था हमें? पीडीएफ सीडीएफ इज नथिंग बट, पीडीएफ इज नथिंग बट द एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट केस में, तो वो उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसको रन करा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में वी नो कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकालते हैं, 1 बाय दैट नंबर यानी कि काउंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाय लेंथ, किसी एक वैल्यू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 बाय लेंथ ऑफ एस। ठीक है, सो दिस इज द पीडीएफ, लेट मी शो यू। सो दिस इज द पीडीएफ, यानी कि एक पॉइंट के आने की प्रोबेबिलिटी जो है ये है। ठीक है, सो इसके बाद पीडीएफ पार्ट हमने देख लिया, लेस देन ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी भी हम निकाल ली, तो सीडीएफ भी हो गया। अब मीन वेरिएंस नहीं देखा हमने, तो उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, मीन ऑफ एस। ठीक है, तो हमें एस का मीन मिल जाएगा। ऐसे ही हम एस टी ऑफ एस देख सकते हैं। तो यहाँ पर वी आर वर्किंग ऑन एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इसी तरीके से लिख लिया। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी डिफरेंट, मतलब बाकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरीके से नहीं करेंगे, बस यूनिफॉर्म को हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में कर रहे हैं, लाइक एग्जाम्पल लेके। सो इस तरीके से अगर हमें बार प्लॉट ये सब हम जो है बाकी उसमें देखेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल हमने देख लिया। सो इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी होती है सैंपल से जनरेट करी हुई प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर तो हम सैंपल से ही जनरेट कर रहे हैं क्योंकि हमने ऐसे एक सैंपल ही बनाया हुआ है। ठीक है, सो बट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हम हमेशा जब भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम इसी तरीके से निकालते हैं। नाउ इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज को थोड़ा सा और समझते हैं। सपोज हम यहाँ पर एक सैंपल जनरेट कर रहे हैं एंड वी आर कॉलिंग इट S1। ठीक है, सो S1 एक सैंपल जनरेट करा। उस सैंपल में हमने क्या करा कि क्या करो, एक सेकेंड, एक चीज़ और, जैसे अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा और डिस्ट्रीब्यूशन होती और अगर हमें सैंपल जनरेट करना होता तो हम यहाँ पर REXP लिखते, अगर वो एक्सपोनेंशियल से होती, पॉइजन से होती तो R पॉइज लिखते, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं। बट इस केस में वी आर राइटिंग इट सैंपल। ठीक है, अब सैंपल जनरेट करो, कहाँ से जनरेट करो, S से, यानी कि जो S की वैल्यूज़ है ना, हमें इन्हीं वैल्यूज से एक सैंपल चाहिए। वो सैंपल सपोज मैंने कह दिया कि मुझे 700 वैल्यूज का एक सैंपल बना के दो, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 37 वैल्यूज है, तो वो 700 वैल्यूज का सैंपल हमें कैसे बना के देगा? यहाँ पर हम एक कमांड देते हैं विच सेज रिप्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इसका क्या मतलब है कि आप एक वैल्यू को 2 बार यूज कर सकते हो, और वो करना पड़ेगा क्योंकि 37 वैल्यूज हैं और हमें कितनी चाहिए, वी वांट वैल्यूज कितनी, 700। तो 700 वैल्यूज का एक सैंपल बनाना है, एस में से बनाना है, लेकिन एस में तो 37 वैल्यूज है, तो कैसे बनेगा, एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट करके, यानी कि जो वैल्यू जितनी बारी चाहे वो रिपीट कर दे। तो हमने इस एस से एक सैंपल बनाया। अब अगर हम इस सैंपल से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो दैट विल बी आवर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। सो सपोज यही वैल्यू हम चाहते हैं, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। सो हमने इसको यहाँ पेस्ट करा, यहाँ पर हम लिखेंगे S1, यहाँ पर भी वी विल राइट S1, यहाँ पर भी वी विल राइट S1। ठीक है, और अगर हम इसको रन करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारी प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ रही है। और अगर हम इसको इस वैल्यू से कंपेयर करें 14 वाली वैल्यू से, तो आप देखोगे कि दीज बोथ आर
सो क्लोज, ठीक है, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं है बट दे आर क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, यानी कि जो चीज़ आपको दे रखी है आप उसी का सैंपल बना रहे हो एक, ठीक है, और उसमें से प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हो, तो दोज आर द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज। अब जैसे हमने मीन वेरिएंस एस के लिए बनाया था, सो दोज आर आवर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर एम्पिरिकल मीन चाहिए तो हम उसको क्या लिखेंगे, मीन, यानी कि सैंपल से निकाल रहे हो आप। एम्पिरिकल वर्ड जहाँ भी आ जाए तो वो काम हमेशा किससे होगा, सैंपल से होगा। तो हमने मीन ऑफ S1 देखा तो वो हमारा आ रहा है 17.44286। अगर हम यहाँ पे देखें मीन हमारा S का कितना आया था, 18 आया था, तो यस दीज आर रियली क्लोज, ठीक है। सो इस कट दिस पार्ट। सो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो है हम किस तरीके से रन करते हैं। सो ये था हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन अभी करेंगे, तो उसमें हम ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट कवर करेंगे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वॉज बिट डिफरेंट, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। सो पहले हम एक काम करते हैं, इस पूरे पार्ट को क्लियर कर लेते हैं, Ctrl+L, ये क्लियर हो गया। नाउ लेट्स क्लियर दिस प्लॉट, दिस ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड दिस ऑल, ठीक है। सो मैंने क्लियर कर दिया है, आप कंसोल वाले पार्ट को कॉपी करके वर्ड में पेस्ट भी कर सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। जब भी आपको रिवाइज करना हो तो आप वहाँ से देख के रिवाइज कर सकते हो। सो नाउ हम करेंगे सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल। सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल है उसमें सपोज x एक रैंडम वेरिएबल है, which is suppose saying number of survivors from सुनामी, ठीक है। सो सपोज हमारा क्वेश्चन है कि कोई आइलैंड है जहाँ पर सुनामी आती रहती है, ठीक है, और वहाँ पर सुनामी से बच जाए कोई भी इंडिविजुअल बच जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 78%, ठीक है। सो दिस इज अवर P। और जो पॉपुलेशन है उस आइलैंड की वो है 15, तो यानी कि सुनामी से बचना इज सक्सेस फॉर अस, तो हमने नंबर ऑफ सक्सेस डिफाइन कर ली x। सो हमारा जो x है वो क्या फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर 15, विद n 15 एंड p 0.78, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब सपोज हम इस केस में PDF CDF निकालना चाहते हैं और वो सारी चीज़ जो हमने यूनिफॉर्म के केस में निकाली, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यूनिफॉर्म के केस में हमने ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया था। यूनिफॉर्म के केस में हमने बस एक सैंपल जनरेट किया था और जो भी हम निकाल रहे थे वो हम अल्टीमेटली उस सैंपल से ही निकाल रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पर हमने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करा जिसमें हम वी नो दी पैरामीटर्स, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का केस इज़ थोड़ा डिफरेंट, मैं दोबारा कह रही हूँ। तो आप से जो हम करेंगे वो सब बिल्कुल मैच करेगा। सो सबसे पहले सपोज हम चाहते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी निकाल के दो x इज इक्वल टू 2k, ठीक है। तो अगर हम इसको स्क्रैच से कोड करें, स्क्रैच से कोड करने का मतलब है कि बिल्कुल वैसे कोड करें जैसे हम नोटबुक में करते हैं, ठीक है, थ्योरी में करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, NCX लिखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 15C, n इज 15C x इंटू में क्या करेंगे p है 0.78, p रेज टू द पावर x इंटू में क्या करेंगे 1 माइनस p विच विल बी 0.22 रेज टू द पावर n माइनस x, तो वो हमारा हो जाएगा 13, ठीक है। सो यहाँ लिख देते हैं 13। सो इस तरीके से हम इसको जो है स्क्रैच में करते हैं, यानी कि कॉपी में करते हैं। तो एक बार इसको ऐसे ही रन करते हैं, फिर हम R में कमांड देखेंगे, ठीक है। सो चूज 15,2, वी बोथ नो कि अगर मतलब हमें जो है C वाला जो है कॉम्बिनेशन रन करना है तो हम हमेशा चूज कमांड रन करते हैं। सो इसके बाद हम क्या चाहते हैं, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 0.78 की पावर 2 से, ठीक है, इंटू कर दो, ठीक है। सो इसको इंटू कर दो किससे, 0.22 रेज टू द पावर 13 से। तो अगर हम इसको यहाँ पे रन करें तो हम देखेंगे ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है।
अब हम इसको इनबिल्ट कमांड से करेंगे. देयर वाज नो इनबिल्ट कमांड फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए हमने उसको वैसे ही किया जैसे हम नॉर्मली नोटबुक में करते हैं. ठीक है. सो अब अगर हम इसको करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी बाइनोम. डी बाइनोम इज द इनबिल्ट कमांड. बाइनोम बाइनोम हम पहले लिखेंगे जो बाइनोमियल का प्रीफिक्स है एक तरीके से, जो हमें बता रहा है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है. और उससे पहले हम क्या लिख रहे हैं, डी. डी हम हमेशा तब लिखते हैं जब हमें एटा पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है. तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, अगर आप ब्रैकेट लगाया और हम देख सकते हैं कि ऊपर हमें ये बता रहा है कि क्या है, तो पहले वो बता रहा है एक्स, फिर बता रहा है साइज और फिर बता रहा है प्रोबेबिलिटी. इस एक्स का मतलब है कि कौन सी वैल्यू पे आप प्रोबेबिलिटी चाहते हो. तो मैं चाहती हूँ x इक्वल्स टू 2 पे प्रोबेबिलिटी, जैसा मैंने यहाँ लिखा, तो हम यहाँ लिख देंगे 2. ठीक है. फिर उसके बाद n क्या है हमारा 15 है और हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.78. अगर हम इसको यहाँ पर रन करें तो हम देखेंगे कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, यानी कि आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है. आर में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास ये इनबिल्ट कमांड ऑलरेडी है. तो जब भी हमें एटा पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, डी बाइनोम. नाउ सपोज हम चाहते हैं कि हमें, आप क्या करो, हमें 10 तक की प्रोबेबिलिटीज दे दो. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू हियर, सबसे पहले हम लिखेंगे डी बाइनोम. ठीक है. अब हमारा x की यहाँ पर एक वैल्यू नहीं है, यहाँ पर वो सारी वैल्यूज है, 10 तक की सारी वैल्यूज. तो हम एक काम करते हैं, x में एक वेक्टर सेव करते हैं. सो हमने यहाँ पे क्या करा, x में एक वेक्टर सेव करा जो 1 से लेके 10 तक की सारी वैल्यूज ले रहा है. ठीक है. तो हमने यहाँ पर लिखा x, उसके बाद हमने लिखा एक सेकेंड, ये 0 से 10 आएगा क्योंकि नंबर ऑफ सक्सेस 0 भी तो हो सकती है. ठीक है. तो ये 0 से 10 तक आएगा. उसके बाद x यहाँ पर हो गया, n क्या है हमारा 15 और p क्या है हमारा 0.78. ठीक है. तो हमारा x हो गया, n हो गया और p हो गया. अगर हम इसको रन करें तो हम देखेंगे कि ये सारी वैल्यूज हमारी आ रही हैं. लेकिन हमने क्या बोला कि हमें कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें 10 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए. हमने ऐसा नहीं बोला कि आप पहले हमें 0 पे प्रोबेबिलिटी दो, 2 पे दो, 3 पे दो, 4 पे दो, ऐसा नहीं बोला. हमने क्या बोला कि हमें 10 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए. तो अब आप थोड़ा सा माइंड लगाओ, आपके पास PDF आ गया, आपको पता है कि 0 पे x0 हो इस बात की प्रोबेबिलिटी ये है, x1 हो इस बात की प्रोबेबिलिटी ये है, x2 हो इस बात की प्रोबेबिलिटी ये है. यानी कि अगर आप इन सबका सम कर दो तो आपको कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, 10 तक की. हमें पता है हमें PDF से CDF डिस्क्रीट केस में हम ऐसे ही जाते हैं. तो हमने इसको सम कर दिया तो ये प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई, यानी कि ये कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी है, 10 तक की प्रोबेबिलिटी है. ठीक है. तो ये हमने यहाँ से निकाला. आई होप ये समझ आया होगा. सो पहले हमने क्या करा, 0 की प्रोबेबिलिटी निकाली, 1 की, 2 की, 3 की और सबको जोड़ दिया. वो कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी हो गई, 10 तक की. ठीक है. ऐसा हमने थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. इसको करने का इससे भी आसान तरीका है, यानी कि आपने एटा पॉइंट प्रोबेबिलिटी वाला इनबिल्ट फंक्शन डी बाइनोम यहाँ पे यूज किया, पर यहाँ पर CDF के लिए भी इनबिल्ट है और वो क्या है, P बाइनोम. ठीक है. तो अगर हम यहाँ लिखें P बाइनोम और यहाँ पर लगाए हम ब्रैकेट, तो हमें यहाँ पे सब कुछ दे रहा है. ठीक है. कि जो भी इसका सिंटेक्स है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमें जहाँ तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए. कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, वी वांट 10 तक की प्रोबेबिलिटी. हमारा n क्या है, 15 है और हमारा p क्या है 0.78. तो जब हम डी बाइनोम फंक्शन लगाते हैं तो हम पहले लिखते हैं कि किस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी चाहिए. अगर हम p बाइनोम फंक्शन लगाएंगे तो हम पहले लिखेंगे कि हमें कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए. अब हम इसको रन करेंगे और देखें अगर, तो दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम आ रही है. सो ऑब्वियसली दीज बोथ आर सेम. CDF को हम PDF से भी निकाल सकते हैं जैसा अभी हमने सम वाले केस में किया था, और हम इसको अलग से भी कर सकते हैं P बाइनोम कमांड यूज करके. ठीक है. सो आई होप ये समझ आया होगा. सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देख लिया PDF कैसे निकालें, CDF कैसे निकालें. इसके बाद सपोज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकाल के दो, x ग्रेटर देन 13. ठीक है. सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हम इसको अब 3 तरीके से निकालेंगे. पहला तरीका है डी बाइनोम. डी बाइनोम से हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x, पहले एक वेक्टर बनाएंगे. ठीक
ठीक है, उसमें हम चाहते हैं x की कौन कौन सी वैल्यूज लें। वी आर नॉट इंक्लूडिंग 13 हेयर, तो हम यहाँ पर लेंगे 14 से लेके 15 तक की, ठीक है, दो ही वैल्यूज आएंगी 14 और 15। तो ये वैल्यूज x में हमने क्या कर दी, सपोज सेव कर दी, तो हमने देख लिया 14 15 दो वैल्यूज आ गई, क्योंकि यही दो वैल्यूज पॉसिबल है। अगर आप 15 ट्रायल कर रहे हो तो 15 से ज़्यादा सक्सेस तो हमें मिलेंगी नहीं। x हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सेव कर दिया। सपोज अब हम चाहते हैं कि आप क्या करो, डी बाइनोम लगाओ, पहले आप मुझे 14 पे प्रोबेबिलिटी निकाल के दो, फिर 15 पे प्रोबेबिलिटी निकाल के दो। n हमारा 15 है और ये p हमारा 0.78 है, ठीक है। सो ये क्या करेगा, अगर मैं इसको रन करूँ तो ये हमें ऐसे दो वैल्यूज दे रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये दे रहा है x 14 हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी ये है, और x 15 हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी ये है। बट हम ये तो चाहते ही नहीं, हम चाहते हैं कि 13 से बड़ा हो, तो यानी कि 14 भी हो और 15 भी हो, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। सो वी विल रन इट आफ्टर समिंग। सो हमने सम कर दिया, तो ये प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर जो है मिल गई। ये था हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका है पी बाइनोम। पी बाइनोम से हम कैसे कर सकते हैं, अगर वी वांट दिस x 13 से बड़ा हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर हम चाहते हैं, तो हम इसको क्लियरली ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि जो x है हमारा वो 13 या 13 से छोटा हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस 13 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, पी बाइनोम कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, 13 तक की। n क्या है, 15 है, और ये क्या है हमारा n, p 0.78। तो हमने क्या करा, 13 तक की प्रोबेबिलिटी निकाली, उसको 1 से माइनस कर दिया, विच इज सेम एज सेइंग कि हम 13 से बड़ी प्रोबेबिलिटी को निकाल रहे हैं। सो अब अगर हम इसको यहाँ पे रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों के आंसर्स बिल्कुल सेम है, दिस आंसर एंड दिस वन, ठीक है। तो ये दो तरीके थे। एक और तरीका है विच इज़ न्यू टू यू। सो ये तरीका है कि लोअर को कर दो फॉल्स। अब ये क्या होता है इसको देखते हैं। सो अगर आप इसको ऐसे रन करो पी बाइनोम करके, अगर हम इसको ऐसे पी बाइनोम करके रन करें तो हमारा हेल्प सेक्शन हमें बता रहा है कि ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर उसने डी बाइनोम वाली प्रोबेबिलिटी दे दी, पी बाइनोम वाली प्रोबेबिलिटी दे दी, क्यू बाइनोम, आर बाइनोम। आर बाइनोम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डी बाइनोम भी अभी हमने देख लिया, पी बाइनोम भी देख लिया। पर इसके आगे हम सिर्फ तीन चीज़ें लिख रहे हैं, एक्स साइज प्रोबेबिलिटी, उसके आगे भी वो कुछ दे रहा है, लॉग फॉल्स। लॉग क्या होता है ये हमें नहीं पढ़ना, ठीक है, ये फॉल्स है, इसको फॉल्स ही रहने दो। ये बता रहा है कि आर बाय डिफॉल्ट लॉग को फॉल्स ले रहा है, ठीक है, आपको नहीं जानना कि लॉग अभी क्या होता है। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है लोअर टेल इज इक्वल टू ट्रू। लोअर टेल का मतलब है कि अगर आप अभी क्यू बाइनोम भी हमने नहीं पढ़ा है, इसको भी हम पढ़ेंगे बाद में, इसको अभी छोड़ देते हैं। सो यहाँ पर लिखा है कि लोअर टेल इज ट्रू। लोअर का मतलब है कि पी बाइनोम ऐसी प्रोबेबिलिटी देगा। देखो लोअर का मतलब है कि पी बाइनोम आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी देगा, x यहाँ तक की, x तक की प्रोबेबिलिटी देगा। अगर आप इस लोअर को कर दो फॉल्स तो ये आपको कैसी प्रोबेबिलिटी देगा, दिस विल गिव यू दिस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो ये सब डिटेल में नहीं पढ़ना, बट अगर हमें ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम लोअर को फॉल्स कर देते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट ट्रू है, ठीक है। तो हमें 13 से बड़ी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, p बाइनोम, नाउ वी विल राइट 13 हेयर, क्योंकि हमें 13 से बड़ी चाहिए। n हमारा 15 है, p हमारा 0.78 है, और लोअर हमारा क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि तीनों आंसर्स हमारे बिल्कुल सेम आए हैं, दिस वन एंड दिस वन। सो एक चीज़ को निकालने के हमने यहाँ पर तीन तरीके देखे, ठीक है। सो लेट्स क्लियर द कंसोल पार्ट ताकि मैं इजीली आउटपुट दिखा पाऊँ आपको। सो अभी हमने क्या देखा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एटा पॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, लेस देन यहाँ किसी पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, या फिर किसी पॉइंट से बड़ी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें। नाउ सपोज अब हमें ये प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी तो आ गई। सपोज अब हम बार चार्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं हैशटैग में नहीं लिख रही हूँ, बट अगर वो इनपुट नहीं है तो आपको वो हैशटैग में ही लिखनी है, ठीक है। सो बार चार्ट हम कैसे बनाएं, बार चार्ट इज सेम एज सेइंग बार प्लॉट।
या फिर बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? सपोज हमारा क्वेश्चन है जो हमें कह रहा है कि ड्रॉ अ बार प्लॉट शोइंग द नंबर ऑफ पीपल सर्वाइविंग इन सुनामी एंड देयर सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज। यानी कि आप जो है उनकी वैल्यूज लो और उनकी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी से एक बार ग्राफ बनाओ। ठीक है, सो बार प्लॉट हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए जो आपको कमांड देनी है वो देनी है सबसे पहले बार प्लॉट। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू राइट हेयर कि आप किसकी प्रोबेबिलिटी को जो है सेव करना चाहते हो। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं डी बाइनोम, यानी कि एट अ पॉइंट प्रोबेबिलिटीज का हम बार ग्राफ बनाना चाहते हैं कि वो एक वैल्यू ले और बताए कि उस वैल्यू के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि उतने नंबर ऑफ सर्वाइवर्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो डी बाइनोम कमांड हमें पता है x, n, p। यहाँ पर हमने n, p और x सेव नहीं किया है अभी। ठीक है, तो पहले हम वो सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो n है वो है 15 और जो हमारा p है वो है 0.78। सो लेट्स रन दिस। और इसके अलावा यहाँ पर हमारा x भी नहीं सेव है। तो x क्या है? x इज नंबर ऑफ सक्सेस। तो बाइनोमियल अगर है तो नंबर ऑफ सक्सेस कितनी हो सकती है? हो सकता है 0 सक्सेस हो, एक भी ना हो, और हो सकता है कि अगर आप 15 ट्रायल्स कर रहे हो तो 15 सक्सेस हो, कुछ भी हो सकता है। सो x में हमने ये वैल्यू भी सेव कर दी। अब अगर हम इसका बार प्लॉट यहाँ पर रन करें तो हम देखेंगे कि कुछ इस तरीके से बार प्लॉट हमें ये दिखा रहा है, विच इज़ नॉट एट ऑल क्लियर। यानी कि हमें नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है, इसकी हेडिंग क्या है, किस टाइप का ग्राफ है। तो इस बार प्लॉट को हम थोड़ा सा और सुंदर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हम कुछ कमांड्स देंगे। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे बता दो कि x की कौन सी वैल्यू है, ऐसे करके। ठीक है, तो सपोज हम चाहते हैं यहाँ पर कि आप x की वैल्यूज दे दो हमें। तो हम क्या लिखेंगे? नेम्स इक्वल्स टू x। ठीक है, उसके बाद वी वांट x एक्सिस को लेबल कर दो। ठीक है, तो हम लिखेंगे XLAB विच स्टैंड्स फॉर लेबल, कि हम लेबल कर रहे हैं x वैल्यूज को। ठीक है, तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। अब मैं चाहती हूँ हमारा जो x है, हमने क्या डिफाइन किया था? नंबर ऑफ सर्वाइवर्स। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख देंगे, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, कॉमा। अब x को तो हमने लेबल कर दिया, नाउ आई वांट कि y भी लेबल कर दो। तो y लेबल के लिए ऐसे लिखेंगे। अब y में क्या है? y क्या है? प्रोबेबिलिटीज दे रहा है हमें। ठीक है, क्योंकि क्यों दे रहा है प्रोबेबिलिटीज? क्योंकि हमने कमांड क्या ली है? डी बाइनोम x n p, जो कि हमें क्या देती है? प्रोबेबिलिटीज देती है। सो इसके बाद सपोज वी वांट कि मेन हेडिंग दे दो एक, और उस मेन हेडिंग में क्या करो? लिख दो कि ये जो बार ग्राफ है ये किसका है? सपोज हम कह रहे हैं कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, उसके सर्वाइवल का ग्राफ है। या फिर आप सिर्फ इतना लिख दो कि डिजीज सर्वाइवल, कि कितने लोग सर्वाइव हो रहे हैं, उनके सर्वाइव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो ये हमारा ग्राफ। ठीक है, मेन इज इक्वल टू डिजीज सर्वाइवल। और सपोज हम इसको कोई कलर देना चाहते हैं, तो सपोज हमने इसको कलर दे दिया ब्लू। ठीक है, सो अब अगर हम इसको रन करें तो हमारा बार ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा, विच इज मच 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 बेटर देन द प्रीवियस वन। सो अब हम इस बार ग्राफ को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले x की वैल्यूज दे दी उसने, कौन से कमांड से दी? नेम्स कमांड से दी। 0 पे हम देख रहे हैं कि हमारा बार ग्राफ बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ऑलमोस्ट बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि 0 लोग बचे। 1 लोग बचे, उसकी भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट 5 तक बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी, नेग्लिजिबल, विच इज नॉट शोइंग हेयर। सो 6 हो, यानी कि जो 6 लोग बचे उनकी प्रोबेबिलिटी ये है, 7 लोग बचे उनकी ये है, 8 लोग बचे उनकी ये प्रोबेबिलिटी है। इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी नंबर आएगा। 9 लोग बचे, इस बात की प्रोबेबिलिटी ये है। 10 लोग बचे, उस बात की प्रोबेबिलिटी ये है। तो कुछ इस तरीके से ही हमने बनाया है। तो ये हमारी x की वैल्यूज है, ये उन x के होने की प्रोबेबिलिटी है। ये हमारी मेन हेडिंग है जो बता रहे हैं डिजीज सर्वाइवल, एंड दिस इज अवर कंप्लीट बार ग्राफ। ठीक है, सो ये बार ग्राफ के लिए यही कमांड हमेशा रहेगी। आगे की भी वीडियोस में जब हम और डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे तो हम इस बार ग्राफ को हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना के एक एक बार देखेंगे। तो कमांड चेंज नहीं होगी, बस यहाँ पर ये है कमांड जो बाइनोमियल बता रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे। उसके अलावा नेम्स एक्स लेबल अकॉर्डिंगली लगा देंगे, वाई लेबल अकॉर्डिंगली लगा देंगे। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल वैसा ही है।
ऑल्सो हमने यहाँ पे कलर क्या लिया था, ब्लू लिया था, तो इसलिए हमें ये बार ग्राफ कैसे दिख रहे हैं, ब्लू कलर में दिख रहे हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम CDF का ग्राफ देखेंगे। CDF का ग्राफ हम थ्योरी में भी करते थे। सो CDF का ग्राफ हमने थ्योरी में भी बनाया है। उसमें हम क्या करते हैं, हमने देखा था वो स्टेप ग्राफ बनता है। तो CDF के ग्राफ बनाने के लिए कमांड होती है प्लॉट। प्लॉट के बाद यू हैव टू राइट x कि आपका जो x है वो क्या वैल्यू ले रहा है। अब CDF होता है किसी पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हम d बाई नॉम वाली कमांड ऑब्वियसली नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, p बाई नॉम, जो हमें x तक की प्रोबेबिलिटी को देगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और होती है जो कि होता है टाइप। हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के ग्राफ होते हैं। तो हमें पता है कि CDF स्टेप ग्राफ होता है, तो उसके लिए हमारा टाइप होता है टाइप S, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। सो अगर हम इसको ऐसे ही रन करें तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ हमारा जो है बन रहा है। अब इस ग्राफ में x की वैल्यूज ऑलरेडी सेव थी, तो उसने x की वैल्यू ली यहाँ पर और फिर यहाँ पे वहाँ तक की प्रोबेबिलिटी दे दी। जैसे यहाँ पर वैल्यू सेव हुई 10, तो 10 तक की प्रोबेबिलिटी ये है। यहाँ पर वैल्यू सेव हुई सपोज 15, तो 15 तक की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। तो CDF में भी ऑब्वियसली नो कि जो लास्ट वैल्यू होती है वहाँ तक की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, क्योंकि सब ऐड हो जाता है, ठीक है। सो अब हम इस ग्राफ को और सुंदर बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो x की वैल्यूज ऑलरेडी हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या लिखेंगे। सपोज सबसे पहले हम मेन हेडिंग लिख देते हैं, ठीक है। मेन हेडिंग में सपोज वी आर राइटिंग स्टेप ग्राफ, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हो जो भी आपको लग रहा हो कि इस टाइप का ग्राफ है, इस चीज़ से रिलेट कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो। सो एक्स लेबल हमें पता है हमारे क्या थे, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ सर्वाइवर्स। उसके बाद सपोज हमारा वाई लेबल है, उसमें हम सेव करना चाहते हैं। सपोज वी आर सेइंग कि हम ऐसा सेव करना चाहते हैं कि क्योंकि ये x तक की प्रोबेबिलिटी दे रहा है, तो हम उसको ऐसे भी सेव कर सकते हैं। सो जैसे भी हम चाहते हैं हम उसको उस तरीके से सेव कर सकते हैं। नाउ अगर हम इसको रन करेंगे तो ये थोड़ा सा बेटर ग्राफ है, ठीक है। कलर भी हम इसको कर सकते हैं, लाइन विड्थ, लाइन टाइप सब चेंज कर सकते हैं। तो आगे वाली वीडियोज में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हमने PDF ग्राफ देख लिया, CDF ग्राफ भी देख लिया। अब इसके बाद सपोज मीन हमें निकालना है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मीन हमें पता है ऑलरेडी क्या होता है, NP होता है। तो हम इसको ऐसे रन करके देख सकते हैं, ये हमारा मीन आ गया। अगर हमें वेरिएंस चाहिए तो वो होता है NP इंटू में 1 माइनस P, ठीक है। तो हम इसको ऐसे रन करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कुछ एम्पिरिकली निकालना हो तो पहले हम सैंपल बनाएंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही, फिर हम उसका मीन, वेरिएंस ये सब भी देख सकते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा एक चीज़ और होती है जो होता है क्वार्टाइल्स या फिर क्वांटाइल्स, ठीक है। सो पहले हम बस ये लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम और डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारी चीज़ें इन डिटेल पढ़ेंगे। क्वांटाइल्स में जब जो कमांड हम लेते हैं वो होती है क्यू बाइनोम, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सपोज आई सेड कि 0.50, मतलब जो पहली जो यहाँ पर होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद होता है साइज जो है हमारा n, और उसके बाद होता है p। एक बार रन करते हैं फिर हम देखते हैं, समझते हैं इसको। सो ये हमारा आ रहा है 12। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स मीडियन हेयर, ठीक है। सो अगर आप मीडियन निकालना चाहते हो तो आप ये कमांड दोगे। बट डज इट मीन अगर आप इसका ग्राफ बनाओ या ऐसे भी अगर आप देखना चाहते हो कि ऐसी कौन सी वैल्यू है x की जहाँ तक का एरिया 50% है और जिससे बड़ा एरिया भी 50% है, अगर वहाँ तक का एरिया 50% है तो उससे बड़ा भी 50% होगा, तो ऐसी x की कौन सी वैल्यू है। सो उसको हम क्वार्टाइल या क्वांटाइल कमांड से निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है 0.50, यानी कि हमें एक ऐसी कमांड चाहिए जहाँ तक का एरिया कितना है 0.50 है, या फिर जिससे बड़ा एरिया भी कितना है 0.50 है। सो इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब सपोज एक होता है हमारा लोअर क्वार्टाइल या फिर लोअर क्वांटाइल, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, क्यू बाइनोम 0.25 कॉमा n कॉमा p, ठीक है। ये होता है हमारा लोअर क्वांटाइल। अगर आप इसका ग्राफ देखो तो एक तरीके से एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ, 1 मिनट। सो क्वांटाइल्स को हम कैसे समझ सकते हैं,
जैसे सपोज ये एक ग्राफ है, ठीक है, विच इज सेइंग कि सपोज दिस इज द ग्राफ फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर मिडल क्वार्टाइल आता है जिसको हम मीडियन बोलते हैं, क्योंकि इससे छोटा एरिया भी कितना होता है 50% होता है, इससे बड़ा एरिया भी 50% होता है, और ये बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। नाउ सपोज यहाँ पर, यहाँ कहीं पर और यहाँ कहीं पर दो वैल्यूज़ हैं x की, इसको हमने बोला x1 और इसको हमने बोला x3, ठीक है। सो व्हाट आर दीज व्हाट आर दीज x1 एंड x3? सो ये क्या है? दिस इज अवर लोअर क्वार्टाइल एंड दिस इज अवर अपर क्वार्टाइल, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है, x की ही वैल्यू है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे छोटी वैल्यूज कितनी होंगी, 25% वैल्यूज इससे छोटी होंगी, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे छोटी वैल्यूज कितनी होंगी, 75% वैल्यूज इससे क्या होंगी, छोटी होंगी, ठीक है। सो इस टाइप से हम लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल एंड मिडल क्वार्टाइल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो इसको निकाल, इस x की वैल्यू को निकालने के लिए जो बेसिक कमांड हम लेंगे, सो दैट विल बी, अब अगर हमने इसको ऐसे लिखा है q बाइनॉम 0.25 n p, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, ये हमें लोअर क्वार्टाइल दे रहा है, हम इसको रन कर देते हैं, यानी कि 11 से छोटी वैल्यूज कितनी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पर लिखें q बाइनॉम 0.75 np, तो ये एक x की वो वैल्यू देगा जहाँ तक की वैल्यूज कितनी है 75%, ठीक है। सो दिस इज 13। सो इस तरीके से हम क्वांटाइल्स को समझते हैं। इसके बाद एक और आता है IQR, ठीक है, जो हमें कभी कभी निकालना पड़ता है। सो दिस IQR इज, दिस कैपिटल IQR इज समथिंग एल्स जो R में ऑलरेडी है, तो हमें स्मॉल IQR लिखना है। सो IQR, तो इस IQR का क्या मतलब है, इस IQR का मतलब है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये क्या होता है, Q3 माइनस Q1 को हम बोलते हैं IQR, ठीक है। सो इस तरीके से हम इस चीज़ को लिखते हैं। तो कभी कभी IQR निकालने के लिए बोलता है तो उसमें हमें कुछ नहीं करना, बस Q3 माइनस Q1 करना है। Q3 इज दिस थर्ड क्वार्टाइल एंड दिस इज फर्स्ट क्वार्टाइल विच इज Q1। तो इसको हम लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं, इसके नाम मैं आपको बता देती हूँ। ये होता है लोअर क्वार्टाइल, ठीक है, दिस इज लोअर क्वार्टाइल, दिस इज अपर क्वार्टाइल, उसको हम मिडल क्वार्टाइल बोल सकते हैं, मीडियन वाले को, और मीडियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं, थर्ड क्वार्टाइल इसको बोल सकते हैं, और एंड दिस इज अवर इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसको हम Q3 माइनस Q1 करके निकालते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रॉम कमिंग वीडियोज वी विल टॉक अबाउट मोर अदर डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ आ गया तो बाकी में बस हम कुछ कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ बिल्कुल बाइनोमियल की जैसा ही चलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस। थैंक यू वेरी मच।